गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड चैप्टर है उसका तीसरा पार्ट वीडियो के रूप में आपके लिए लेके आए हैं। तो उम्मीद है पहले वाले दोनों वीडियो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने नोट किया है केवल 5 बंदों ने दूसरा वीडियो देखा है। देखिए अगर आपको इतना ज़्यादा आता ही था तो फिर आपको बोलना नहीं चाहिए था कि सेकंड चैप्टर दोबारा से शुरुआत करवा दो, या फिर अगर आप काम ले रहे हैं तो उसको देखिए और पूरा भी कीजिए, समझिए चीज़ों को। खैर +2 बोर्ड की क्लास है, सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। और जब दोबारा से स्कूल में आएंगे तो बार बार रिपीट नहीं होंगी ये चीज़ें। स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे, तो आप ये जो थोड़ा थोड़ा काम करवा जा रहा है इस पे गौर कीजिए और डेली का काम डेली कीजिए आप। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और हमने मान लिया यहाँ पे कुछ दूरी पे आर डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कितना भी हो सकता है, वहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया है और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पॉइंट पी पे। और ये पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं XYZ। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, या फिर ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे। यानी कि इस पॉइंट पे अगर एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज अज्यूम किया जाएगा तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, कितना आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे। तो फटाफट देखिए कुछ अजम्पशन के साथ में हमने लिखी हुई है। ये अजम्पशन आप पढ़िएगा कि ओरिजिन पे हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया है जिसकी वैल्यू है Q, और डिस्टेंस आपको बता दी गई है R डिस्टेंस पे है। उसका पोजीशन वेक्टर जो है हमने R वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अंदर देखिए ये पॉजिटिव है नेचर में, ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए क्या है, ये है अलोंग OP, O से P की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि पहले आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये रिप्रेजेंट किया था हमने इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया था। यानी कि इस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये अजम्पशन हो गई हमारे पास में। यानी कि हम बेसिक क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूले के अंदर पहले हम 2 चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे और उसको हम Q0 से डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो देखिए हमने कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करना है यहाँ पे, और इन दोनों चार्जेस के बीच में पहले हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करते हुए। अब जैसे वेक्टर फॉर्म की बात करें, हम वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहें, बाद में मैग्नीट्यूड फॉर्म भी देख लेंगे। तो पहले हमने वेक्टर फॉर्म फोर्स निकाला।
फॉर्मूला 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, यहाँ पे एक चार्ज Q है, एक Q0 है। कूलम्ब्स लॉ में आपने देखा था एक चार्ज को Q1 नाम दिया था, दूसरे को Q2 नाम दिया था। वो अलग अलग डेरिवेशन में अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने Q और Q0 लिया है, दोनों पॉजिटिव हैं, सिंबल आप लगाओ चाहे ना लगाओ। उसके बाद क्या है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर हमने R ही कही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस R ही है, दोनों के बीच में R का स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। और फिर है जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने कहा कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये R यूनिट वेक्टर दिखा रहा है। क्लियर? ये R यूनिट वेक्टर बता रहा है, तो इसलिए R यूनिट वेक्टर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? लेकिन हमने तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कल फॉर्मूला देखा था, यानी कि पीछे वाले सेकंड पार्ट में जो देखा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फोर्स को डिवाइड कर दे टेस्ट चार्ज से। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इस फोर्स को आप Q0 से डिवाइड करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, ये जो Q0 है इस Q0 से ये Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ आपके पास में क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² इंटू में R यूनिट वेक्टर। तो देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ वही चार्ज आपको लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइनल डेरिवेशन में। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, और जहां से, यानी कि जिस पॉइंट पे आपने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये R यूनिट वेक्टर है, आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो R वेक्टर, R यूनिट वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि सिंपल R, इन तीनों में क्या रिलेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता। आपको देखिए, हमने जो ऑफलाइन क्लास लगाई थी कूलम्ब्स लॉ की, उसके अंदर पहले ही आपको बता दिया था कि ये कोई जो R वेक्टर है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा, R यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप नीचे ले आइए। क्लियर? जो R मैग्नीट्यूड है उसको आप R वेक्टर के नीचे ले आइए, तो आपके पास में R यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म के अंदर आपके पास में देखने को मिल जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आ गया आपके पास में। तो जैसे आपने ये वैल्यू पुट की, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में करोगे तो R³ हो जाएगा। अब इसी को आप अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें, क्लियर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन से आपको मिला है, इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस डायरेक्शन जो इंडिकेट की है यूनिट वेक्टर को, इसको आप हटा दीजिए, इसके ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए, तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर के आ जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में। क्योंकि देखिए जो यूनिट वेक्टर है उसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है, हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या 1, तो सिंपली उसकी मैग्नीट्यूड आप 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से वेक्टर हटा दीजिए, या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखने का, यानी कि R है कोई वेक्टर है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे मोड के अंदर बंद करके भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे ही ये भी एक ही चीज़ है आपकी, E = E वेक्टर, और उसको मोड में बंद करना मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है,
किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, सिंपल फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। वो चार्ज ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितनी डिस्टेंस पे आपको फाइंड आउट करना है उस डिस्टेंस का स्क्वायर करके नीचे डिवाइड कर दीजिएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकल करके आ गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कंक्लूजन के तौर पर निकाल सकते हैं, ये चार्ज इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम देखने को मिलेगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो आया था आपके पास में सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको इसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में कितना होगा, तो वो भी इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे आप उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिगर में हमने मान लिया कि उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं। तो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना हो तो कोई भी वेक्टर की इक्वेशन ये रहेगी आपकी आई कैप इंटू एक्स, जे कैप इंटू वाई, के कैप इंटू जेड, वेयर आई जे के क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। ये एक्स के अलोंग है, जे कैप वाई के अलोंग है, और के कैप क्या है, जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर है। क्लियर, और यूनिट वेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है, कोई वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट वेक्टर के साथ में जो कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड, इनके स्क्वायर करके आप अंडर रूट में बंद कर दीजिए। बस ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको सिर्फ दो डायरेक्शन में आपको बतानी है, यानी कि सिर्फ ये दो हैं, तो दो के लिए आप क्या कीजिएगा, सिर्फ एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट लीजिएगा, इनके स्क्वायर लीजिएगा, इनको ऐड कीजिएगा और अंडर रूट में बंद कर दीजिएगा, ऊपर रूट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकालना होता है, एक्स डायरेक्शन में, तो इन दोनों को छोड़ देते, इतना रहता तो स्क्वायर से रूट कट जाता तो सिर्फ एक्स ही मिलता। क्लियर, लेकिन जब दो डायरेक्शन में निकालना है तो उस डायरेक्शन उसमें फिर आपको सिर्फ ये दो लेने पड़ते, जेड को छोड़ देते, या फिर आप जेड को ले रहे हैं तो कोई एक छोड़ना पड़ता। बात वही है। अगर आप तीनों के अलोंग निकालना चाह रहे हैं तो उस केस में तीनों ही आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तीनों के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और ऊपर रूट लगा दीजिए, तो ऐसे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकल करके आ जाएगी। अब इस मैग्नीट्यूड को सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड थी उसमें आपको पुट कर देना है। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे आपने पीछे वाले केस में आपने देखा था कि ये आपके पास में वैल्यू निकल करके आई थी ना, ये वाली वैल्यू इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म आई थी, तो यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए और आर क्यूब यानी कि मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए सिंपली। क्लियर, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, आर वेक्टर की जगह पे आपने ये पुट कर दिया और मैग्नीट्यूड की जगह पे ये आपने पुट कर दिया। यहाँ पे 1/2 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगी पावर को। चलिए, अब आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना होगा, वाई के अलोंग कितना होगा, जेड के अलोंग कितना होगा। तो जब आप एक्स के अलोंग निकालना चाहेंगे, जैसे ये फिगर थी आपके पास में, जब आप x के अलोंग निकालना चाहेंगे तो इस कंपोनेंट को 0 पुट करना पड़ेगा, इसको 0 पुट करना पड़ेगा सिंपली। y के अलोंग निकालेंगे, जैसे अब y के अलोंग निकालना है
ये वाई है मान लीजिए, वाई के अलोंग निकालना है तो वाई के अलोंग में इसको 0 पुट कीजिए, इसको 0 पुट कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आ जाएगी वाई डायरेक्शन में। जेड में निकालेंगे तो इसको और इसको पुट करो, इसके लिए निकल करके आ जाएगा। सिंपल है तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्स के अलोंग देखिए, एक्स के अलोंग में आपने क्या किया, इसको 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया, आई की वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है तो सिंपल, ये आपके पास में निकल करके आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। वाई के लिए पुट करेंगे, वाई के लिए निकालेंगे तो इन दोनों को 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि आप तो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है ना, तो ये 0 पुट कर दीजिए। और जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू, आप तो मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं आप, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या 1 होगी, 1 पुट कर दीजिए, सिंपल। ऐसे ही आप जेड के लिए कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, बाकी वीडियो पूरा देखा करो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। क्योंकि मैं दूसरों की तरह ये नहीं कहता सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, नहीं, आपको अच्छा लगे आपकी मर्जी, कम से कम आप अपने बेनिफिट के लिए तो देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए थैंक यू।